हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे तारों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्मांड के बारे में डिस्कस किया कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, गैलेक्सी क्या होती हैं, आकार के आधार पर गैलेक्सियाँ कितने प्रकार की हैं, और जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार क्या है और उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो ये सब हम पहले वाले लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, तारों की अवधि क्या है, ब्लैक होल क्या है। तो इन सभी टॉपिक पर जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तारों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि तारों का अपना उष्मा, अपना प्रकाश होता है। ये तो हम 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और सबसे पहला ही जो चैप्टर होता था तो यही होता था, और जिसमें हम पढ़ते हैं कि तारों का अपना प्रकाश होता है, अपनी ऊर्जा होती है। ग्रहों का अपना प्रकाश होता नहीं होता है और ना ही अपनी उनकी ऊर्जा होती है। जो ग्रह है वो सूर्य की रोशनी के कारण चमकते हैं। कुछ याद आया होगा आपको। उसमें हम पढ़ते थे सॉरी उसमें हम पढ़ते थे कि जो तारे हैं ना वो टिमटिमाते हैं। अब गाइज मैं बोलूँगा कि तारे जो हैं टिमटिमाते नहीं हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जो तारे हैं ना वो टिमटिमाते नहीं हैं। बिकॉज जो तारे होते हैं ना वो हमसे लाखों करोड़ों वर्ष दूर हैं। ठीक है, आपको पता है एक प्रकाश वर्ष एक नापने की इकाई है जिससे हम दूरी मापते हैं। तो जो तारे होते हैं ना वो हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष जो है दूर हैं। जब उनका प्रकाश जो हमारी धरती पर पहुंचता है तो उसको क्या होता है, हमारी धरती के चारों ओर क्या है गाइस, वायुमंडल की परत है। ठीक है, जिसमें एक सौर मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल है। ठीक है, तो उन तारों के प्रकाश को जो है इन वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इन जो तारों का जो प्रकाश होता है ना वो इन वायुमंडल में रुकावट के कारण जो है टेढ़े मेढ़े होकर जो है आगे निकलता है। मतलब रुकावट पड़ जाती है तो ये सीधे जो है अंदर नहीं आ पाता पृथ्वी की ओर, वो क्या होता है, मुड़ जाता है, जिसकी कारण से हमें वो तारे जो है क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं बोलूँ सूर्य जो है वो एक तारा है, तो वो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? बिकॉज वो हमारे नज़दीक है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है बहुत ईजिली जो है हमारे वायुमंडल में जो है एंटर कर पाता है। ओके, इसलिए जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है तारों का ईंधन हाइड्रोजन है। देखो गाइज, अगर गाड़ी है तो गाड़ी का ईंधन क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल की वजह से तो गाड़ी चलती है। तो वैसे ही तारे जो है वो अपनी ऊष्मा का जो निर्माण करते हैं ना वो हाइड्रोजन की वजह से करते हैं। इसलिए जो तारों का ईंधन हाइड्रोजन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो सूर्य है हमारा उसका ईंधन क्या है, हाइड्रोजन है। हीलियम भी है, लेकिन जो हीलियम है ना वो हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में हीलियम होगा, हाइड्रोजन नहीं है, तो आप हीलियम को भी टिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला सबसे चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, और कहाँ का है, जो हमारी गैलेक्सी है ना उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे चमकीले तारों का समूह कौन सा है, ओरियन नेबुला। और नेक्स्ट है साइरस। सॉरी गाइस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश साइरस को इंग्लिश में डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। तो जो डॉग स्टार है वो सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है। और नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा कौन है, तो कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तारों से रिलेटेड। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं तारों की ऊष्मा का स्रोत। तो तारों की ऊष्मा का जो स्रोत है गाइज वो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है इसको समझ लेते हैं। जब दो छोटे नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर संलयन कहते हैं। देखो गाइज, ये दो छोटे नाभिक हैं। ठीक है, ये जो बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो जो तारे हैं, मैंने कहा कि तारों का जो ईंधन है वो कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं, और जब हीलियम का निर्माण होता है तो अपार ऊर्जा का निर्माण होता है, अपार ऊर्जा निकलती है, और यही जो है तारों की ऊष्मा का स्रोत है। ठीक है, आप इजीली जो है समझ सको, मैं इसलिए जो है बहुत आसान लैंग्वेज में जो है आपको समझा रहा हूँ। लग गया ना पता आपको नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि तारों की ऊष्मा का जो स्रोत है, मतलब जो तारे हैं, जो सूरज है हमारा, वो अपनी ऊष्मा कैसे बनाते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से या नाभिकीय संलयन से। अब बात करते हैं तारों के निर्माण की।
ब्रह्मांडीय नर्सरी जहाँ तारों का जन्म होता है। देखो गाइज, नर्सरी क्या होता है? जहाँ किसी का जन्म होता है, जहाँ किसी का जो बचपन गुजरता है, उसे क्या हम कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। तो आप इस पर जो लिखा है उसको छोड़िए, आप ऐसे समझिए। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो गैलेक्सियाँ हैं ना, वो तारों, धूलों व गैसों का जो है समूह है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में जो गैस व धूलकण भी है। ठीक है, तो जब ये गैस स्टार्टिंग में क्या होती है? गैस विरल होती है, मतलब दूर दूर होती है। और जब तारों का निर्माण हो रहा होता है तो गैस व धूलकण जब एक दूसरे के नज़दीक आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गैस और धूल जो है एक दूसरे के नज़दीक आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं, निहारिका कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। और जब एक दूसरे के नज़दीक आती है तो ये लगातार सिकुड़ती जाती हैं, और लगातार सिकुड़ने से इसका द्रव्यमान और जो घनत्व है ना, वो बढ़ जाता है, और जिससे इसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और इससे तारों का निर्माण होता है। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। स्टार्टिंग में जो क्या है, गैसें क्या है, गैस और धूलकण जो है आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, और यहाँ पर लगातार सिकुड़ रहे हैं। लगातार सिकुड़ने के कारण जो है, आप आगे वाली पिक्चर देख सकते हो, लगातार सिकुड़ने से इनका क्या घनत्व और द्रव्यमान बढ़ जाता है, और उसमें के बाद इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और एक तारे का निर्माण होता है। ओके, समझ गए कि जो तारों का निर्माण कैसे होता है। अब जो डिस्कस करते हैं हम, वो करेंगे तारों की अवधि के बारे में। किसी भी तारे का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसी भी तारे का जो रंग है वो किसको इंडिकेट करता है? तो तापमान को इंडिकेट करता है। और तापमान जो है किसको इंडिकेट करता है? तो तारों के काल को, उसकी उम्र को इंडिकेट करता है। अगर कोई तारा गाइज स्टार्टिंग में नया तारा है तो उसका रंग कैसा होगा? नीला होगा। अगर उसकी तारे की जो उम्र है, वो जो एज है, वो आधी हो गई है, तो वो तारा कैसा होगा? तो वो तारा पीला होगा। अगर कोई जो तारा है वो अपनी अंतिम अवस्था में है, मतलब उसकी उम्र लगभग समाप्त होने वाली, तो किस कलर का होगा? तो लाल कलर का होगा। ओके, तो मतलब जो रंग है वो तापमान का सूचक है, और जो तापमान है वो उस तारे के जन्म का जो है सूचक है, या उसके काल का जो है सूचक है, उसकी उम्र का सूचक है। ओके, स्टार्टिंग में आप जैसे कि आप मोमबत्ती देखते हो ना, तो मोमबत्ती के आप जस्ट सबसे नीचे किस कलर की जो है जो लाइट होती है, या जो ज्वाला होती है, वो होती है नीले कलर की। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वो पीले कलर की हो जाएगी, और बाहर सबसे बाहर कौन सा कलर होता है? तो लाल कलर होता है। ओके, तो अगर आप किसी तारे को देख रहे हैं तो अगर उसका कलर नीला है तो समझो वो तारा नया है। ठीक है, अगर कोई तारा पीला है, हमारा सूरज कैसा है? पीला है, तो इसका मतलब हमारे सूरज की जो एज है वो उसकी आधी हो चुकी है, अब आधी ही उम्र उसकी बाकी बची हुई है। और जब हमारा सूरज जो है अपनी एंड अवस्था में होगा, एंड में होगा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, और उसके अंदर ऊर्जा जो है बहुत कम होगी, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियर जो संलयन है, नाभिकीय जो संलयन है, वो बहुत कम रहेगा, उसमें हाइड्रोजन बहुत कम रहेगी। उस टाइम तक पता नहीं हम जीवित नहीं होंगे, पता नहीं क्या जीवित नहीं होंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों वर्षों बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं लाल तारों पर। देखो गाइस, मैंने कहा कि जो लाल तारा होता है, वो अगर कोई सी तारे का रंग लाल है तो वो क्या है? वो अपनी अंतिम अवस्था में होता है। ठीक है, जब तारा जो है लाल रंग का होता है, तो जब वो अपनी अंतिम अवस्था में होता है ना, तो वो लगातार जो है फैल रहा होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो लाल तारा होता है ना, उसका आकार जो है तारों से बड़ा हो जाता है, और जब वो लगातार फैल रहा होता है और उसके अंदर जो है हाइड्रोजन लगातार ख़त्म हो रही होती है, तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो है उसका जो अवशेष बचता है, जो बीच वाला उसका जो जो अवशेष बचता है ना, उससे दो टाइप के जो तारे बनते हैं। एक होता है श्वेत तारा जिसे हम व्हाइट डार्फ कहते हैं, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, अब ये दो तारे कैसे बनते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो जब लाल तारे में जो सुपरनोवा विस्फोट होता है ना, तो उसका जो अवशेष बचता है, वो अगर वो उसका जो सौरिक द्रव्यमान जो है 1.44 से कम हो। देखो गाइस, जो सूर्य का द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से जो लाल तारे का जो अवशेष बचा हुआ है ना, उसका द्रव्यमान जो है 1.44 1.44 गुने कम हो, तो वो तारा कैसा बनेगा? तो श्वेत वामन, मतलब आप ऐसे समझिए, तो वो श्वेत तारा बनेगा, व्हाइट डार्फ बनेगा। ओके, अब ये 1.44 क्या है गाइस? इसको हम कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा एक सीमा निर्धारित की गई है। अगर इससे कम कोई तारे का तापमान होता है या द्रव्यमान होता है तो वो व्हाइट डार्फ या श्वेत तारा बनता है। अगर इससे अधिक होता है तो वो अलग तारा बनता है। तो चंद्रशेखर क्या है? मतलब ये चंद्रशेखर ने इसका सीमा का नाम क्यों पड़ा? बिकॉज जो चंद्रशेखर थे ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके द्वारा जो है 1930 में ब्लैक होल के बारे में बताया गया था।
ठीक है, इनके द्वारा ब्लैक होल के से रिलेटेड जो है जानकारी दी गई 1930 में, 1930 में। फिर इनको 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो जो 1.44 एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा जो है 1.44 जो है सौरिक द्रव्यमान को कहा जाता है। ठीक है, तो श्वेत जो तारा होता है, जो श्वेत वामन या व्हाइट डार्क, आपको पता लग गया कैसे इसका निर्माण होता है। और जब लाल तारे का विस्फोट होता है तब जो उसका अवशेष होता है उसका अगर सौरिक द्रव्यमान 1.44 गुना से कम हो, याद रखना कम हो, तो श्वेत वामन या श्वेत तारे का निर्माण होता है। और जब लगातार जो श्वेत तारा है ना वो लगातार ठंडा होता जाता है तो ब्लैक डॉर्फ या आप कहो तो सिंपल कहो तो जो काले तारे का निर्माण होता है। और यही जो है श्वेत तारा या श्वेत तारे का एंड होता है, क्या, ब्लैक डॉर्फ या काला तारा। और जब लाल तारे के जो अवशेष होता है ना उसका सौरिक द्रव्यमान 1.44 1.44 गुने से अधिक हो, ठीक है, अधिक हो, तो किस तारे का निर्माण होता है, तो न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है और या पल्सर तारे का निर्माण होता है। कब होता है, जब उसका सौरिक द्रव्यमान कितना होना चाहिए, 1.44 गुना से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसका जो घनत्व होता है ना वो बहुत अधिक होता है। और जो पल्सर तारा होता है ना उसके जो घूमने की दर होती है, मतलब वो बहुत तेजी से घूमता है पल्सर तारा। अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब न्यूट्रॉन तारा, देखो गाइस मैंने न्यूट्रॉन तारा बता दिया कैसे बनता है, आप वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हो। जब न्यूट्रॉन तारा लगातार सिकुड़ना, जब न्यूट्रॉन तारा बनता है ना तो उसके बाद वो लगातार सिकुड़ता जाता है ना, तो उसका घनत्व व द्रव्यमान, मतलब जब न्यूट्रॉन तारा लगातार सिकुड़ता है और वो इतना सिकुड़ जाता है ना उसको, और उसके साथ ही साथ उसका घनत्व व द्रव्यमान भी एक बिंदु पर ठहर जाता है, मतलब एक पॉइंट पर आकर ठहर जाता है। और इसमें जो है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है होती है, किसमें, ब्लैक होल में। तो इसके जो गुरुत्व शक्ति के कारण जो है ना ब्लैक होल सब कुछ जो अपने अंदर समाहित कर लेता है, यहाँ तक कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, जो इस प्रकाश है, ठीक है, जो प्रकाश है उससे भी बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है, जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसके लगातार सिकुड़ने से वो उसका जो घनत्व, जो द्रव्यमान है वो एक बिंदु पर ठहर जाता है। और इसका गुरुत्व शक्ति भी, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जो है यहाँ तक कि यहाँ तक कि जो प्रकाश है ना वो भी इससे बाहर नहीं जा पाता है। ओके, तो ये है ब्लैक होल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है तारामंडल। देखो जब आप रात को आकाश की तरफ देखते हो तो आपको अलग अलग जो है तारों के समूह दिख जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है इस टाइप के समूह को देखते होंगे, इनको क्या कहते हैं, हम सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, हमारे ज्योतिषी पे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी जो है इनका जिक्र है। तो जो इस तरह के जो तारों के जो ग्रुप है, देखो ये मैं अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ। ओके, जो इस तरह के जो तारों के जो ग्रुप होते हैं ना इनको हम तारामंडल कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी में इस तरह के 88 तारामंडल हैं। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि तारामंडल क्या होते हैं, तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में जो है 88 तारामंडल हैं। ओके, तो गाइज ये था तारों के बारे में। आप समझ गए होंगे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तारों की अवधि क्या है, ब्लैक होल क्या है। अगर माइंड में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको जरूर क्लियर करूँगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।